राना अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। यूजुअली हमने यही देखा है कि हुकूमतें जाती हैं तब उनके स्कैंडल्स सामने आते हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ तो बनती है ना कि खुद से एहतसाब कर रही है, और अगर उनके किसी वजीर, मुशीर, मुआविन खुसूसी का नाम आता है तो उनके खिलाफ भी तहकीकात होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके टीवी चैनल को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि वो हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। और जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा, माशाल्लाह आप खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मैं मुतफिक नहीं हूँ कि जो स्कैंडल हैं वो हुकूमत के बाद आते हैं। नहीं, ये हुकूमत ऐसी नलायकों की हुकूमत है कि इनके आने से पहले स्कैंडल मौजूद थे। 2014 से फॉरेन फंडिंग केस मौजूद था, और एक अच्छा अदारा है शौकत खानम, जिसको आप और हम सब ने मिलकर बनाया था, और 1989 में 70 करोड़ लगा था, तो 50 करोड़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद मियाँ शरीफ साहब ने वहाँ पर डोनेट किया था। उस पर हमें कोई नंबर गेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो फंड थे वो यूएई में इस्तेमाल होते रहे, उसका भी जिक्र आता रहा, लेकिन किसी ने ऊँग भी ना ली। और फिर जो अलीमा बीबी 2004 से 2018 तक अरबों रुपए की प्रॉपर्टी न्यू जर्सी में, जो यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके जाता है और उसका जिक्र नहीं किया जाता, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तो रंगे हाथों बार बार पकड़े गए। ये तो मैं समझता हूँ 2018 में चीनी के नाम पर 3 अरब सब्सिडी पाकिस्तान के खजाने पे डाका मारा गया, और फिर कहा गया कि चीनी जो है वो हमने जो एक्सपोर्ट कर दी। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था। जब भी सब्सिडी दी जाती है, वो चीनी हो, एनी हो, कोई भी एटम्स हो, एक तो होता है कि उसकी शॉर्टेज नहीं होती, दूसरा होता है उसका रेट नहीं बढ़ता। सर, इन सब स्कैंडल्स की ऑपोजिशन बात तो जरूर करती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती है। आप भी वोट को इज्जत दो का बयानिया सामने लेकर आए, आवाम को इज्जत दो, आवाम की मुश्किलात को हल करो का बयानिया आपका भी नहीं था, और फिर ऑपोजिशन आपस में ही लड़ रही है, तो आवाम करे तो करे क्या करे। यानी वो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राना साहब, अहमद जवाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। अहमद जवाद साहब, इमरान खान साहब तो कहते थे कि अगर ऊपर बंदा ईमानदार हो तो नीचे वाले करप्शन नहीं करते हैं, तो ये तो स्कैंडल्स जो सामने आ रहे हैं, फिर ये क्या हैं? जी मुदफ्फर साहब, ये राना अरशद साहब शायद वो बोलना जो है ना, कामरान साहब मुझसे कंटिन्यू रखने से काफी बात समझ नहीं आती आपकी। नहीं राना साहब, ये जवाद साहब से किया, लेकिन मैं राना अरशद साहब की बात का मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, राना अरशद साहब ने तो बस जिसे कहते हैं ना कि हवा में चीजें छोड़नी शुरू कर दी। फॉरेन फंडिंग केस तो 2015 में था, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो आप फैसला कर लेते उसका, किसी ने रोका था आपको? और जहां तक आज स्टेटस है फॉरेन फंडिंग का, तो पीटीआई की तरफ से तो तमाम डाटा जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से आज की तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा मांगा है उनसे, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। तो ये तो फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से मैं जरा इनको क्लियर कर दूं। अलीमा खान का जिक्र कर रहे हैं, ये भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से एक फ्लैट के टैक्स एवेजन के हवाले से उनको टैक्स पे करने की हिदायत दी गई थी और केस क्लोज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस डिस्पोजल इसका हुआ। इस पे इनको क्या एतराज है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एतराज है, या ये कि जब ये इनकी 5 साल की हुकूमत थी तो इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था उस वक्त, तो अब हवा में छोड़ने का क्या फायदा चीजों को? तो ऐसे ही उल्टे सीधे इल्जामात लगाने। रिंग रोड की भी बात कर लेते हैं। देखिए, रिंग रोड के हवाले से बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी हकीकत बताता हूँ। आपको अगर याद हो कि जब लाहौर और पिंडी के दरमियान, इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे बन रही थी, तो जीटी रोड जिसका फासला 280 किलोमीटर था और है, और मोटरवे जिसका फासला 385 किलोमीटर हो गया। दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस एक मोटरवे बनी और 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया।
और उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त चौधरी निसार, मलक नईम खुशहाब वाले, जनरल मजीद चतराल वाले जो PMLN के, उन्होंने अपने अपने हलकों को कनेक्ट करने के लिए उस रोड में इतनी तब्दीलियां की कि उस वक्त 100 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ गया। आज तक कभी आपने सुना है उसकी कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन? सर लेकिन टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, मतलब आप एक गलत चीज को गलत चीज से डिफेंड कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया था तो आप कहते हैं कि उस वक्त गलत हुआ था तो अब हम भी गलत कर रहे हैं, तो इसको बराबर समझा जाए, आगे चला जाए। हाँ नहीं मुदस्सर, आपने मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देनी, आपको शायद ये कहने की जरूरत ना पेश आती। अब मैं बताता हूँ कि हमारा रिंग रोड के हवाले से देखें, हमारी हुकूमत को आप ये क्रेडिट आप देंगे कि ये रिंग रोड का मंसूबा किसी अगली हुकूमत के आने के बाद नैब ने नहीं खोला, ये इसी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इसको खोला और इसके अंदर जो भी इरेगुलरिटीज पाई गई उसकी बुनियाद के ऊपर जिम्मेदार लोगों का नाम आया, उस पर तफ्तीश हो रही है, उस पर नैब भी करने लगा है, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये किसी आने वाली या फ्यूचर की गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये हमारी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर जुल्फिकार बुखारी ने ये ओहदे से इस्तीफा दिया कि जब तक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वो इन इल्जामात से बरी नहीं हो जाते, ये नॉट कम बैक। ये ट्रेंड तो इस पीटीआई की हुकूमत ने दी है, इसलिए मैंने मोटरवे का जिक्र किया। मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि वो गलत हुआ था तो ये भी गलत होगा, मैंने इसलिए जिक्र किया है कि वो जब हुआ था उसका जिक्र भी नहीं कहीं पे हुआ। तो जवाद साहब, आप समझते हैं कि अब जिन जिन के नाम आ रहे हैं, ये जो हुकूमती रिपोर्ट पहले आ चुकी है उनमें जिन जिन के नाम हैं उनका नाम भी ECL में डाला जाना चाहिए? देखिए, ECL में जो भी नाम डालने होते हैं उसका जाहिर एक तरीकाकार होता है। FIA इन्वेस्टिगेशन करता है, नैब इन्वेस्टिगेशन करता है, जो भी अदारा करता है, और जिन अशखास के हवाले से उनको एक कंक्रीट एविडेंस उनके पास होता है कि इनके मुल्क के बाहर जाने पर पाबंदी होनी चाहिए, इससे ECL में नाम होना चाहिए, तो वो नाम आ जाएंगे। नाम अभी तो ये है कि पहली एक स्टेज है कि सर हुकूमती जो रिपोर्ट आई है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उनमें जिन जिन लोगों के नाम हैं क्या उनके नाम ECL में डालने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, ECL एक कानूनी मसला है और उसको टॉक शो में नहीं हल किया जा सकता, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि फिलहाल नहीं था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा लगारी साहब, अब इस करंट सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? सामने नाम भी आ रहे हैं, रिपोर्ट भी हुकूमत की जानिब से सामने आ चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है? नहीं, क्लीन चिट तो हो भी नहीं सकेगी। ऐसा नहीं है कि ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा या केस चल नहीं सकेगा। ये आगे बड़े पाकिस्तान के बड़े स्कैंडल्स में एक स्कैंडल के तौर पर ये मौजूद रहेगा और मेरे ख्याल में आगे चलकर इसका हल भी आएगा सामने कि किस तरह से हुआ है और किस तरह से उसका नक्शा बना, किस तरह से PC1 बना, किस तरह से PC2 बना, किस तरह से ये सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। पंजाब काबीना ने इस पर क्या फैसला किया, वफाक ने क्या फैसला किया, कौन कौन किस किस को फायदा पहुंच तो वजीर आजम साहब और अगर उस्मान बुज़दार साहब का नाम आता है तो इसके बावजूद हुआ, क्योंकि वो अता तारड़ साहब तो कह रहे थे कि हमारे पास उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया, वजीर आजम ने खुद कहा कि 1 किलोमीटर इस तरह आगे बढ़ाएं, तो 1 किलोमीटर की बात तो उनकी जानिब से भी की जा चुकी है। तो वजीर आजम का खुद भी नाम आएगा और वजीर आला उस्मान बुज़दार का नाम आएगा, तो तब भी चीजें ऐसे ही होंगी जैसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल इसमें ऐसे ही होगा और ज्यादा सख्त होगा। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि पेट्रोल का स्कैंडल हुआ, मिनिस्टर को निकाल दिया गया, आगे कुछ नहीं हुआ और कहा गया जनाब नदीम बाबर साहब को कि आप इस्तीफा दें और छुट्टी करें और घर जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।